So, good evening, everyone. Welcome Good back evening, to sir. the second session of बेसिक कंप्यूटर स्किल्स। कल से हमने बेसिक कंप्यूटर स्किल्स वोकेशनल कोर्स की क्लासेस स्टार्ट करी हैं, जिसका आज सेशन 2 है। बिफोर मूविंग ऑन टू सेशन 2, मैं आप सभी से पूछना चाहूँगा कि अगर आपको सेशन 1 में कोई भी किसी भी तरह का डाउट हो, आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो, तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। एनी डाउट्स? नो सर। एंड एज आई कैन सी, आज कई सारे नए स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। तो आई रिपीट द टॉपिक्स ऑफ सेशन फर्स्ट, तो जिससे आप भी सेम वेवलेंथ पर आ जाएंगे और सेशन 1 में जो हमने चीज़ें डिस्कस करी थी, एक बार फिर से हम उनको ब्रीफ में देखकर सेशन 2 की तरफ बढ़ेंगे। सो फ्रॉम हियर सेशन फर्स्ट स्टार्टेड यस्टरडे, जहां हमने सबसे पहले अपने कोर्स कंटेंट को डिस्कस किया था। इसमें स्क्रीन विजिबल? नो Yes, सर। sir. ओके, तो करण में भी Visible, sir. यू शुड रिफ्रेश योर पेज और ट्राई लॉगिन इन अगेन। तो कल हमने सेशन 1 में कोर्स को स्टार्ट करते टाइम सबसे पहले कोर्स के कंटेंट के बारे में डिस्कशन किया था कि आपको बेसिक कंप्यूटर स्किल्स में क्या क्या पढ़ना है। सो वंस अगेन हम इस कोर्स कंटेंट को देख लेते हैं आगे बढ़ने से पहले, ताकि जो आज कई सारे लोग ज्वाइन हुए हैं उनको भी इस बारे में पूरी तरीके से पता चल पाए। एंड कल वाले सेशन में हमने देखा कि बेसिक कंप्यूटर स्किल्स कोर्स में जितने भी चैप्टर्स हैं, दोज आर बेसिक चैप्टर्स, एंड द फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर बेसिक्स। बेसिक कंप्यूटर स्किल्स को शुरू करते हुए सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर बेसिक्स चैप्टर है, जिसमें कंप्यूटर की कई सारी बेसिक चीज़ें, जैसे कि टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, various terms related to computers, different parts of computers, different types of computer, and how does a computer system work। ये कंप्यूटर सिस्टम किस तरीके से काम करता है। फर्स्ट चैप्टर इज ऑल अबाउट हार्डवेयर, बुला कि रही आवाज कंप्यूटर कंप्यूटर सिस्टम में कौन कौन से हार्डवेयर होते हैं एंड वो किस तरीके से आपस में इंटरेक्ट करके हमें एक आउटपुट प्रोड्यूस करके देते हैं। एंड सेकेंड चैप्टर इज अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसकी वजह से हम उस हार्डवेयर को यूज करके एक आउटपुट प्रोड्यूस कर पाते हैं, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। पढ़ा तो रहो कुछ। ऑपरेटिंग सिस्टम में सेकेंड चैप्टर में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू इम्प्रूव ऑपरेटिंग सिस्टम, और सभी अलग अलग टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम्स में से विंडोज़ 10 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक ओवरव्यू लेंगे विंडोज़ 10 का कि इसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या वो चीज़ें होती हैं जिस वजह से ऑपरेटिंग सिस्टम को हम सोल ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं, क्या क्या अलग अलग एडिशंस विंडोज़ 10 के अवेलेबल है और हम अपने यूज़ में कौन सा लेंगे, कई सारे एप्लीकेशन विंडोज़ 10 के एंड विंडोज़ एक्सप्लोरर के बारे में। एंड थर्ड चैप्टर इज अबाउट इंटरनेट। इंटरनेट आज के टाइम में जो हम देख रहे हैं वो किस तरीके से इवॉल्व हुआ, और कई सारे वेब ब्राउज़र्स जिनका यूज़ हम करते हैं इंटरनेट को सर्व करने के लिए। फिर गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप नेविगेटर, कई तरह के वेब ब्राउज़र्स हैं, उनके क्या क्या स्पेशल फीचर्स हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे।
And then fourth chapter is about Google products. Google is not only famous for its वेब ब्राउज़र के अलावा भी गूगल के कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। कौन कौन से वो प्रोडक्ट्स हैं, किस तरीके से उनको यूज़ किया जाता है, ये हम देखेंगे फोर्थ चैप्टर में। एंड देन फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ, these three chapters are related to माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसमें हम सीखेंगे कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को किस तरीके से यूज़ करते हैं, किन किन कामों में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ किया जा सकता है, और कैसे हम उस डॉक्यूमेंट को जो हम एमएस वर्ड का यूज़ करके बना रहे हैं उसको एडिट कर सकते हैं, और क्या कुछ ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, और एमएस वर्ड के कंटेम्प्रेरी सॉफ्टवेयर्स, एमएस वर्ड के अलावा और कौन कौन से सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जिनसे आप सेम काम कर सकते हैं। These all will be covered in these three chapters. And the next four chapters are related to MS Excel. Microsoft Excel is basically a software which is used to handle huge amount of data. आपके पास काफ़ी सारा डेटा होगा, उस डेटा को आपको स्टोर करना है, जो डेटा आपके पास है उसको एनालाइज करना है, फॉर्मूलाज लगाने हैं, उसमें फंक्शंस का यूज़ करना है, उस डेटा को एनालाइज करने के बाद में कुछ यूजफुल रिजल्ट्स होंगे जो उस डेटा से निकलेंगे, और उन रिजल्ट्स के बेसिस पर रिपोर्ट्स तैयार होती हैं, पाइवट टेबल्स, ग्राफ्स एंड चार्ट्स के फॉर्म में। तो किस तरीके से ये सारा काम होता है, वी विल लुक इनटू इट इन वेरी डिटेल in these four chapters. And last four chapters are related to MS PowerPoint, Outlook and MS Office on mobile. MS PowerPoint का यूज़ करके किस तरीके से स्लाइड्स बनाई जाती हैं, स्लाइड्स का यूज़ कहाँ पे होता है, MS Outlook क्या होता है, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के प्रोडक्ट्स को हम मोबाइल फ़ोन पर किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ ब्रीफ डिस्कशन अबाउट योर कोर्स कंटेंट, कि आपके कोर्स में क्या क्या यूनिट्स हैं और उन यूनिट्स में क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी है। दिस इज़ द आउटलाइन ऑफ योर सिलेबस। Now, without wasting any time, we'll start with introduction to computer basics. This is the very first unit in our syllabus, और उसमें सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर्स। सबसे पहले स्टार्ट करते हुए हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। सो यहाँ पे आपको जैसे दिखाई दे रहा होगा, कंप्यूटर की राइट साइड में टेक्निकल डेफिनेशन लिखी हुई है। ए कंप्यूटर इज अ प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर एक ऐसी प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है which accepts raw data as inputs and processes it with a set of instructions to produce results as output. तो कंप्यूटर सिस्टम क्या है? कंप्यूटर सिस्टम बेसिकली एक ऐसी प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसे आप कुछ ना कुछ इनपुट प्रोवाइड करेंगे, जिसे आप कुछ रॉ इनपुट देंगे, उस रॉ इनपुट को कंप्यूटर सिस्टम प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस करने के बाद में हमको रिजल्ट्स आउटपुट में देगा। ये जो वर्ड है कंप्यूटर, जैसा कि आप बीच में इधर देख रहे होंगे, ये कंप्यूटर वर्ड एक ग्रीक वर्ड से आया है जो है कंप्यूटर। जैसा कि अब यहाँ पर देख सकते हैं, एक एक लैटिन वर्ड कंप्यूटर से आया है जिसका मतलब होता है कैलकुलेट करना या काउंट करना। कोई भी ऐसी फिजिकल, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल डिवाइस जिसका यूज़ हम कर सकें काउंटिंग के लिए या कैलकुलेशन के लिए, उसको हम कंप्यूटर की कैटेगरी में रखेंगे। बिकॉज कंप्यूटर वर्ड का मतलब होता है कैलकुलेट करना या काउंट करना। एंड लेफ्ट साइड में जैसा कि आप देख बाद में सकते पढ़ हैं यहाँ लियो। पर, मैं यहाँ पर एक वर्ड लिख रहा हूँ, IPO। इस वर्ड की फुल फॉर्म किस किस को पता है? आप
मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। आईपीओ वर्ड की फुल फॉर्म क्या होती है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। आई एम चेकिंग योर कमेंट्स। ओके, देयर इज वन रिप्लाई फ्रॉम यूनुस। आयुष कुमार सिंह हैज आल्सो रिप्लाइड। और भी लोग बताइए, क्या ये जो दो तीन लोगों ने रिस्पांस दिया है, क्या वो सही है? उनका रिस्पांस है इनपुट प्रोसेस आउटपुट। और भी कई सारे लोग जो इस मीटिंग में ज्वाइन हैं, वो कंफर्मेशन दीजिए, क्या ये जो प्रोसेस इनपुट प्रोसेस आउटपुट जो फुल फॉर्म बता रहे हैं आईपीओ की, इज दिस राइट? यस, एब्सोल्युटली। आईपीओ का मतलब होता है इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट। कंप्यूटर सिस्टम को हम एक इनपुट देंगे, कंप्यूटर सिस्टम हमारे दिए गए इनपुट को प्रोसेस करेगा, एंड प्रोसेस करने के बाद में एक फाइनल आउटपुट हमको दिया जाएगा। So this is a very simple definition. We'll move on to the next one. Moving on to the next slide. यहाँ पर एक क्वेश्चन है, हु डेवलप्ड कंप्यूटर? कंप्यूटर सिस्टम को किसने डेवलप किया है? तो आप में से कोई इस चीज का आंसर देना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में आप मुझे अपने आंसर्स बताइए। हु डेवलप्ड कंप्यूटर? कंप्यूटर सिस्टम को किसने डेवलप किया है? वेटिंग फॉर द रिप्लाईज। So somebody has replied, Charles Babbage. More answers. I want more answers. Charles Babbage, Charles Babbage, Charles Babbage. और कोई बताना चाहेगा? हु डेवलप्ड कंप्यूटर? कंप्यूटर को किसने इन्वेंट किया है, कंप्यूटर को किसने डेवलप किया है? Most of you are replying Charles Babbage. सो जैसा कि आप इस स्लाइड पर देख पा रहे होंगे, एक कंप्यूटर सिस्टम की फोटो लगी हुई है, बीच में काफी बड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, एक हार्डवेयर आपको दिखाई दे रहा है जिसमें कई सारे वायर्स ज्वाइंट है। This machine is known as ENIAC, ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान फिजिसिस्ट जॉन मैकॉले और इंजीनियर जे प्रेस्पर एकर्ट जूनियर, इन दोनों ने मिलकर इस मशीन को डेवलप किया था, और दुनिया की सबसे पहली प्रोग्रामेबल जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिकल डिजिटल कंप्यूटर था। हम ऐसे नहीं कह सकते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम को किसने डेवलप किया है, क्योंकि 18th 19th सेंचुरी में, 20th सेंचुरी में कई सारे लोगों के कई अलग अलग तरह के कंट्रीब्यूशंस रहे हैं कंप्यूटर साइंस फील्ड में, जिसमें उन्होंने कई अलग अलग तरह के इन्वेंशंस किए हैं, एंड ईच वन ऑफ हैज कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स दिस फील्ड। सबने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन किया है। एंड स्टार्टिंग फेज में, कंप्यूटर सिस्टम्स के स्टार्टिंग फेज में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन और द मेन contributor was Charles Babbage, which is why Charles Babbage is known as the father of computer. And चार्ल्स बेबेज ने कौन सी मशीन, कौन सा कंप्यूटर सिस्टम डेवलप किया था? क्या आप लोगों को उसका नाम पता है? What was the name of the machine that Charles Babbage developed? Write in the comment box. What was the name of the machine that Charles Babbage has developed? आप सभी ने चार्ल्स बेबेज का नाम लिया है यहाँ पे, बट ही इज नॉट द ओनली वन
चार्ल्स बेबेज के अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कंप्यूटर साइंस फील्ड में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज गाइस। कौन सी मशीन थी वो? व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट मशीन जो जिसे चार्ल्स बेबेज ने बनाया था? तो automatic digital computer, I guess. Okay, that was an automatic computer. That is a category of a computer. Automatic digital computer is a category of computer. What is the name of that machine? जैसे यहाँ पे स्लाइड पर देख रहे हैं, सबसे पहला प्रोग्रामेबल जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिकल डिजिटल कंप्यूटर। अब जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, ये कंप्यूटर की एक कैटेगरी हो गई। इस कंप्यूटर सिस्टम का नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, एनएक। Yes, Unnati has replied analytical engine. Absolutely right. It was analytical engine. We move on to the next slide. Charles Babbage, who is known as the father of computer system, in 19th century has developed the first automatic mechanical computer, which is known as analytical engine. So somebody has replied first automatic digital computer. First automatic digital computer was not developed by Charles Babbage. सबसे पहला ऑटोमेटिक मैकेनिकल कंप्यूटर था एनालिटिकल इंजन, जिसको चार्ल्स बेबेज ने डेवलप किया था। एंड ड्यू टू हिज वास्ट contributions in this field, today he is known as father of computer. And he I think almost everybody knows about him, but there are so many contributors in the history of computer, history of evolution of computers, and we will definitely talk about them. We'll definitely look into the evolution of computers, कि computers किस तरीके से evolve होते गए, कौन कौन वो लोग थे जिन्होंने उन systems को बनाया, क्या उनके contributions रहे हैं। तो आगे चल के इस यूनिट के एंडिंग में हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे विच वॉज नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस, बट मुझे वो टॉपिक इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट लगा, इसलिए आई हैव एडेड evolution, or you can say the history of computers, and one more important topic, that is memory of computer. मेमोरी के बारे में भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे इस टॉपिक, इस यूनिट में। सो आगे हम बढ़े तो दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट टॉपिक ऑफ यूनिट 1, विच वाज इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। सो यहाँ पर किसी को भी अगर इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर में कोई सा भी थोड़ा सा भी डाउट हो, आप पूछ सकते हैं। If anyone wants to ask anything, you can ask. You can write it out in comment box. So can we get the notes of this? हाँ बिल्कुल, आपको ये सारे नोट्स, इस स्लाइड के सारे एक्सपेंडेड नोट्स आपको दिए जाएंगे, और वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगे। दैट विल बी प्रोवाइडेड टू यू इन योर ग्रुप्स। Any doubt regarding this topic? Can we move forward? Okay, till now no doubt. So Kajal Sharma has replied no sir. No sir for which question? आपको कुछ समझ नहीं आया, या कोई डाउट नहीं है, या फिर हम आगे बढ़े? For which question you have replied no sir? Okay, no problem. हम आगे बढ़ते हैं। सो फर्स्ट टॉपिक हमारा खत्म। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस सम बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू कंप्यूटर।
डेली लाइफ में जो बेसिक टर्म्स हम यूज करते हैं कंप्यूटर में, कौन कौन से वो टर्म्स हैं? सबसे पहला और सबसे कॉमन टर्म है हार्डवेयर। एनी टेंजिबल थिंग, कोई भी ऐसी चीज कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड जिसको आप देख सकते हैं, जिसको आप छू सकते हैं, जिसको आप फील कर सकते हैं, इज नोन एज हार्डवेयर। हार्डवेयर के एग्जाम्पल क्या क्या होंगे? कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, सीपीयू, कैबिनेट, रैम, रोम, माउस, एनीथिंग दैट यू कैन सी एंड टच, जिसे आप टच कर सकते हो, ऑल दोज टेंजिबल कंपोनेंट्स आर कॉल्ड हार्डवेयर। एंड एक मिसकंसेप्शन जो लोगों का रहता है वो मैं आपका क्लियर करना चाहूंगा यहाँ पर। You can see two devices here in front of you. Let me mark them. First is this one and second is this one. इन दोनों में से आप सीपीयू किसको कहते हैं? अगर आप इसको सीपीयू कहते हैं तो 1 लिखिए, अगर आप इसको सीपीयू कहते हैं देन आप 2 लिखिए। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज। किसको आप सीपीयू कहते हैं, 1 और 2? 2, 2, 2। और काफी लोग हैं इस क्लास में ज्वाइन, सभी रिप्लाई कीजिए। एवरीवन इज रिप्लाइंग 2। ओके, अच्छी बात है, आपको पता है। Okay. I have got some replies as 1. Okay. 2, 2, 1. Okay, no problem guys। ये एक बहुत ही जनरल मिसकंसेप्शन होता है कि ये जो मशीन आपको दिखाई दे रही है इसको अक्सर लोग सीपीयू कह करके बुलाते हैं, बट दिस इज नॉट सीपीयू। दिस छोटी सी चिप दैट यू आर लुकिंग इन फ्रंट ऑफ यू, एक छोटी सी चिप होती है। ये छोटी सी चिप को सीपीयू कहा जाता है। दिस बिग थिंग इज नॉट द सीपीयू, इसको हम कहते हैं कैबिनेट। ये कैबिनेट सिर्फ एक आउटर केसिंग होती है और इस केसिंग के अंदर कंप्यूटर सिस्टम के सारे कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट किया जाता है। ठीक है, इस चीज को आज के बाद आप हमेशा ध्यान रखेंगे। अगर आप इस क्लास को आज अटेंड कर रहे हैं तो यू विल नॉट कॉल दिस बॉक्स एज सीपीयू फ्रॉम नाउ ऑन। दिस इज कैबिनेट, दिस बॉक्स इज कैबिनेट एंड दिस छोटी सी चिप इज नोन एज सीपीयू। नाउ व्हाट इज कैबिनेट एंड व्हाट इज सीपीयू वी विल डिस्कस फर्दर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट टर्म दैट इज सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर जो कुछ भी हमको दिखाई देता है हमारे आंखों के सामने, वो कुछ भी नहीं है अगर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में सॉफ्टवेयर ना हो। और उस सॉफ्टवेयर में भी सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्डवेयर हमारा किसी काम का नहीं है अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे सेकेंड यूनिट में। फिलहाल सिर्फ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज जस्ट अ सॉफ्टवेयर विच मैनेजेस all the hardware components which are inside your cabinet और outside the cabinet। कंप्यूटर सिस्टम में कैबिनेट के अंदर कोई कंपोनेंट लगा हुआ है, कैबिनेट के बाहर कोई कंपोनेंट लगा हुआ है। हर एक कंपोनेंट को अगर वो आपके कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट है तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग दोज हार्डवेयर कंपोनेंट्स। सॉफ्टवेयर एक जनरल चीज हो जाती है। वी विल लुक इनटू व्हाट सॉफ्टवेयर इज, कितने तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। फर्स्ट चैप्टर में आपको सिर्फ ओवरव्यू लेना है। तो डेफिनेशन सॉफ्टवेयर की, सॉफ्टवेयर आर द प्रोग्राम्स एंड एप्लीकेशंस व्हिच प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शंस फॉर कंप्यूटर टू एग्जीक्यूट टास्क। आपको अपने कंप्यूटर सिस्टम से कोई काम निकलवाना है तो आपको उसको सॉफ्टवेयर के जरिए निकालना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर कुछ नहीं है, बस वो कमांड्स हैं, वो इंस्ट्रक्शंस हैं जिनके जरिए आप कंप्यूटर सिस्टम को ऑर्डर करते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम को क्या काम करना है। दैट्स इट। आगे अपनी में एक और टर्म है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड किस तरह का होता है, कहाँ होता है, किसी ने देखा है? मदरबोर्ड बेसिकली किस लिए यूज होता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके बताइए।
या फिर मदरबोर्ड अगर हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में ना लगाए तो कोई दिक्कत है? अगर मदरबोर्ड में अपने कंप्यूटर सिस्टम से हटा दूं, निकाल दूं, तो क्या कोई दिक्कत होगी? आई हैव गॉट वन रिप्लाई एज यस सर। सो सो यस सर फॉर व्हाट? क्या मैं कंप्यूटर सिस्टम से मदरबोर्ड निकाल के फेंक सकता हूँ? नॉट वर्किंग कंप्यूटर, ओके। क्या मैं कंप्यूटर सिस्टम से मदरबोर्ड निकाल दूं तो मेरा कंप्यूटर सिस्टम चलता रहेगा? मदरबोर्ड कैबिनेट में लगा होता है क्योंकि उसमें डेटा स्टोरेज किया जाता है। शिफा, यू हैव रिप्लाइड बट यू आर रॉन्ग। हम देखेंगे, मदरबोर्ड में डेटा स्टोरेज नहीं किया जाता है। डेटा स्टोरेज के लिए अलग डिवाइस होते हैं। डेटा लॉस की प्रॉब्लम हो सकती है, ओके। नो, वी कांट डिस्मिस मदरबोर्ड। आयुष कुमार सिंह, ओके। तो देर आर मिक्स्ड रिप्लाईज। हम मदरबोर्ड को हटा भी सकते हैं, नहीं भी हटा सकते हैं। इट कनेक्ट्स ऑल द इंटरनल कंपोनेंट्स। बिल्कुल सही अभिनव, यू गॉट इट राइट। बिल्कुल, हम मदरबोर्ड को कंप्यूटर सिस्टम से नहीं हटा सकते हैं। कैबिनेट के अंदर मदरबोर्ड एक ऐसी चीज, एक ऐसा हार्डवेयर होता है, कंप्यूटर सिस्टम में कनेक्ट होने वाला हर एक डिवाइस मदरबोर्ड पर ही कनेक्ट होता है। मदरबोर्ड है तो कंप्यूटर सिस्टम में कनेक्शन है। मदरबोर्ड है तो कंप्यूटर सिस्टम के सारे कंपोनेंट्स एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप मदरबोर्ड को कंप्यूटर सिस्टम से हटा देंगे, कंप्यूटर सिस्टम जैसे इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट हार्डवेयर। उन हार्डवेयर को आपस में कम्युनिकेट कराना है, उन हार्डवेयर को आपस में कनेक्ट कराना है। माउस कीबोर्ड को हम अपने कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट करेंगे, कंप्यूटर सिस्टम में रैम लगाएंगे, रोम लगाएंगे, कई सारे अलग अलग कंपोनेंट्स लगाएंगे। वो सारे के सारे इंटीग्रेट होते हैं मदरबोर्ड पर। तो कैबिनेट क्या है? कैबिनेट इज जस्ट अ केसिंग। उस कैबिनेट के अंदर में एक मदरबोर्ड होता है और उस मदरबोर्ड के ऊपर जाकर के सारे कंपोनेंट्स इंटीग्रेट किए जाते हैं। ओके, so you are discussing this, so you can see here in these images, इमेज जो आपको दिखाई दे रही होंगी, लुक इनटू द राइट मोस्ट इमेज। इस इमेज को आप देखिए, इसमें कई सारे खाली स्लॉट्स दिखाई दे रहे हैं। आपने अगर कंप्यूटर सिस्टम को ध्यान से देखा होगा तो कंप्यूटर सिस्टम के पीछे साइड में कई सारे स्लॉट्स खाली होते हैं जिसमें आप यूएसबी लगा सकते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में आगे साइड भी स्लॉट्स खाली होते हैं जिसमें आप पेन ड्राइव लगाते हैं, अपना मोबाइल फोन कनेक्ट करते हैं। तो ये सारे के सारे ये जो यूएसबी स्लॉट्स होते हैं, दे आर एट द एंड कनेक्टेड टू द मदरबोर्ड। मदरबोर्ड पे अगर वो कनेक्ट नहीं होंगे तो डेटा एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पे ट्रेवल नहीं कर सकता। So motherboard is the most important architecture which provides intercommunication to the hardware. Definition क्या लिखी है यहाँ पर? The main circuit board that connects and facilitate communication between various components of a computer. तो अगर आप motherboard को निकाल देंगे तो कंप्यूटर सिस्टम काम नहीं करने वाला है। Okay. Moving on to our next definition, which is CPU and RAM. ये दोनों मेमोरी होती हैं जो आपके मदरबोर्ड पर ही लगी हुई होती हैं। सीपीयू और रैम, अच्छा सेम क्वेश्चन जो मदरबोर्ड के लिए क्वेश्चन था, सीपीयू और रैम, इन दोनों में से कोई एक भी चीज मैं ना लूं तो क्या काम करेगा मेरा कंप्यूटर सिस्टम? सिर्फ पर्सनल कंप्यूटर्स की कैटेगरीज के लिए मैं बात कर रहा हूँ। जो कंप्यूटर सिस्टम्स हम यूज करते हैं, जो कंप्यूटर सिस्टम्स हम यूज करते हैं, उन कंप्यूटर सिस्टम्स में अगर मैं सीपीयू या रैम इन दोनों चीजों में से कुछ भी हटा दूं तो क्या मेरा कंप्यूटर सिस्टम काम करेगा? और अगर आपका आंसर नो सर है तो आई वांट टू नो द रीजन कि हम ये चीज क्यों नहीं हटा सकते।
और ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि ये दोनों चीजें होनी ही होनी चाहिए? Yes, CPU is the brain of computer. Absolutely, no doubt. बट आई वांट टू नो कि ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, किसने ऐसा बोल दिया कि कंप्यूटर सिस्टम में सीपीयू होना ही चाहिए, रैम होना ही चाहिए? नो मोर आंसर्स? कोई बताना चाहेगा? एनी गेस? भाई किसने ऐसा बोल दिया कि सीपीयू और रैम लगाना ही पड़ेगा अगर आपको ये कंप्यूटर सिस्टम बनाना है तो? हैव यू हर्ड अबाउट वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर? वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के बारे में आपने सुना है? VONNEUMANN, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के बारे में किन किन को पता है? प्लीज रिप्लाई इन कमेंट बॉक्स कि वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर क्या होता है आखिर। देखिए, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर क्या है? कंप्यूटर सिस्टम की स्टार्टिंग में जब कंप्यूटर के ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जा रहा था, जिसमें ये डिसाइड करना था कि कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या मिनिमम पॉसिबल चीजें होना जरूरी है जिसको मिला करके ही हम कंप्यूटर सिस्टम बना सकते हैं, तब दो तरह के आर्किटेक्चर सामने आए, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर एंड हार्वर्ड आर्किटेक्चर। उन दोनों आर्किटेक्चर्स में से वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर को आज के टाइम में ऑलमोस्ट हर एक पर्सनल कंप्यूटर में यूज किया जाता है। किसी अलग कंप्यूटर सिस्टम के लिए कोई अलग हार्डवेयर, कोई अलग आर्किटेक्चर हो सकता है। अपने एंड्रॉयड डिवाइस के लिए हम उसको मोबाइल फोन आर्किटेक्चर कहेंगे, वो कुछ और हो सकता है। हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स में यूज होता है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। एंड अकॉर्डिंग टू द वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में तीन चीजें होनी चाहिए। तीन चीजें क्या होनी चाहिए? एक तो इनपुट आउटपुट डिवाइस हो, इनपुट आउटपुट डिवाइस होना जरूरी है। एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होना जरूरी है, एक ऐसी प्रोसेसिंग यूनिट जो सभी डेटा को प्रोसेस करेगी। और एक मेन मेमोरी होनी चाहिए। कोई भी कोई भी डेटा सीपीयू में जाने से पहले कंप्यूटर सिस्टम की मेन मेमोरी में जाएगा। अगर ऐसा आर्किटेक्चर है तो उसको कहा जाता है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग तीन सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स एक कंप्यूटर सिस्टम में जो होने चाहिए, दैट इज इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, सेकंड अ प्रोसेसर जो डेटा को प्रोसेस करेगा, एंड थर्ड इज रैम। इसलिए इसको स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर को स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर भी कहा जाता है क्योंकि वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर ये कहता है सीपीयू में एग्जीक्यूट होने वाला कोई भी इंस्ट्रक्शन स्टोर होना चाहिए पहले मेन मेमोरी में, उसके बाद ही उसको एक्सेस किया जा सकेगा सीपीयू पर। तो ठीक है, कमिंग बैक टू बेसिक डेफिनेशंस, व्हाट इज सीपीयू? सीपीयू क्या है? प्राइमरी कंपोनेंट है जो रिस्पॉन्सिबल होता है हर तरह के इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए और कंप्यूटर सिस्टम के हर एक कंपोनेंट को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं रैम। रैम क्या है? रैम एक टेम्पररी स्टोरेज होती है जिसमें हम इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जो भी एप्लीकेशन रन कर रहे हैं वो पहले रैम में जाएगी, और रैम से जाने के बाद मेमोरी में जाने के बाद वो सीपीयू के पास भेजी जाएगी। इतना सभी को क्लियर है? If you have any doubts, you can ask it in the chat box.
Till now we are clear with this. तो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर आप सभी को समझ आ गया ना? व्हाट डू यू मीन बाय वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर? ये आपके नोट्स में पूरी तरीके से एक्सप्लेन है. व्हाट इज वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, व्हाट इज stored program architecture, and what is Howard architecture. Can we move forward? I want your confirmation. So how many architectures? No, हम आपको कोई आर्किटेक्चर नहीं पढ़ने हैं. ये सिर्फ मैंने आपके बेसिक नॉलेज के लिए बताया है कि कंप्यूटर सिस्टम का जो आर्किटेक्चर होता है दैट इज नोन एज वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर. वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के अलावा एक हार्वर्ड आर्किटेक्चर होता है. उसकी विच बुक शुड बी बाय? आपको कोई भी बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है. जो आपको इन स्लाइड्स के एक्सपेंडेड नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे दैट विल बी मोर देन इनफ. वो आपको आपके टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे. ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, अगली डेफिनेशंस बहुत सिंपल डेफिनेशंस है. स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर में जैसे आपको बताया सीपीयू, रैम, एक प्रोसेसर होना चाहिए, एक मेमोरी होनी चाहिए और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होने चाहिए. Input devices refers to all those hardwares which are used to provide raw data into the computer system. कंप्यूटर सिस्टम को रॉ डेटा देने वाले हर एक डिवाइस को हम इनपुट डिवाइस कहते हैं. जैसे कि कीबोर्ड, माउस, आपके मोबाइल फोन की टच स्क्रीन, एवरीथिंग कम्स अंडर इनपुट डिवाइस. व्हाट आर आउटपुट डिवाइसेस? सेम आपके कंप्यूटर से आपके मोबाइल फोन की जो आप स्क्रीन देख रहे हो दैट इज एन इनपुट डिवाइस एंड वर्क्स एज अ आउटपुट डिवाइस साइमल्टेनियसली. कंप्यूटर सिस्टम का मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर्स, हेडफोन्स, प्रोजेक्टर्स, एवरीथिंग कम्स अंडर आउटपुट डिवाइस. जो आप इनपुट में डेटा दे रहे हैं वो कंप्यूटर प्रोसेस कर रहा है एंड देन फाइनली आपको आउटपुट प्रोड्यूस करके देता है आउटपुट डिवाइसेस का यूज करके. नाउ कम्स द स्टोरेज डिवाइसेस. आप जो मेमोरी में डेटा यूज कर रहे हैं वो डेटा हमेशा के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा. जैसे रैम है, रैम में अभी जो डेटा है जो प्रोसेस हो रहा है वो कुछ लिमिटेड टाइम के लिए ही है. या तो वो प्रोसेस पूरा हो जाने के बाद रैम से चला जाएगा या फिर जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी मिलना बंद होगी रैम को, रैम के अंदर का सारा डेटा इरेज हो जाएगा. दैट इज वाई वी कॉल रैम एज अ वॉलेटाइल मेमोरी. मेमोरी टॉपिक है आगे, उसके बारे में हम अच्छी तरीके से डिस्कशन करेंगे. व्हाट डू यू मीन बाय रैम, रोम, secondary storage, primary storage, volatile memory, non-volatile memory. We will look into everything. Now we will discuss about byte and binary. कंप्यूटर सिस्टम कौन सी भाषा समझता है? रिप्लाई फास्ट इन कमेंट बॉक्स. कंप्यूटर सिस्टम को कौन सी भाषा समझ आती है? या इस क्वेश्चन को दूसरी तरीके से मैं पूछ सकता हूँ, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच कंप्यूटर सिस्टम कैन अंडरस्टैंड? जीरो वन कोडिंग, नॉट कोडिंग, इट इज 0 and 1. कोडिंग हम लिखते हैं. और चलिए कोई नहीं, हम इस टॉपिक को आज यहीं पर रोकते हैं क्योंकि नेक्स्ट क्लास का टाइम हो चुका है. जब तक स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं हम अपना बाइट और बाइनरी पर डिस्कशन कंटिन्यू रखते हैं. वोकेशनल कोर्स कंप्यूटेशनल फिजिक्स की क्लास इस ही सेम मीटिंग में इसके तुरंत बाद चालू होगी. आप में से जितने भी लोग हैं वो अगर अटेंड करना चाहते हैं
तो आप इसी मीटिंग में बने रहिए। तो बाइट एंड बाइनरी हम डिस्कस कर रहे थे। कंप्यूटर सिस्टम सिर्फ और सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझता है, दैट इज द लैंग्वेज ऑफ 0 and 1, विच इज नोन एज बाइनरी लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज। तीनों सिनोनिम्स की तरह आप यूज कर सकते हो। एक ही बात है, चाहे आप मशीन लैंग्वेज बोल लो, चाहे आप बाइनरी लैंग्वेज बोल लो, चाहे आप लो लेवल लैंग्वेज बोल लो, तीनों एक ही चीज को रेफर करते हैं, एंड दैट इज द लैंग्वेज विच कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। 0 and 1, 0 and 1 को हम एक बिट कहते हैं। जब 8 बिट्स को हम ग्रुप में बना के लिख देते हैं, दैट इज नोन एज अ बाइट। मेमोरी के यूनिट्स हम देखेंगे मेमोरी वाले टॉपिक में। सो आज के लिए हम इसको यहीं पर रोकते हैं। यहाँ से हम कल स्टार्ट करेंगे अपने अगली स्लाइड को, जिसमें आप लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, इंटरनेट, ब्राउजर्स, फायरवॉल जैसी कई सारे जो टर्म्स डेली लाइफ में यूज होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे।